33 डेड एंड 206 पीपल आर स्टिल मिसिंग। उत्तराखंड में क्या हुआ ये तो हमको पता ही है, पर न्यूज़ और मीडिया एंड कोई भी एडिटोरियल या यूट्यूब चैनल आपको बस एक ही कारण बता रहा है, ग्लोफ। अब ये क्या है ये भी इस वीडियो में आगे कवर करेंगे, पर इस वीडियो में साथ ही साथ में 6 ऐसे और कारण कवर करने वाला हूँ जिनकी वजह से ये हादसा हुआ हो सकता है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है रेडियो एक्टिव डिवाइस। जो रेमी विलेज के लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि जो रेडियो एक्टिव डिवाइस वहाँ पे पहाड़ों में मौजूद है उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट किए एंड यहाँ पे फ्लड्स आ गए। अब दोस्तों इसके पीछे कहानी क्या है, आप सोच रहे होंगे कि रेडियो एक्टिव डिवाइस पहाड़ों में कहाँ से पहुँच गई। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि वहाँ पे 1965 में CIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एक एक्सपीडिशन किया गया था। वहाँ पे एक रेडियो एक्टिव डिवाइस प्लांट की गई थी जो एक सर्वेलेंस डिवाइस थी। अब क्यों प्लांट की गई थी? क्योंकि चाइना के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि इस एक्सपीडिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए एंड उस डिवाइस को वो लोग वापस भी नहीं ला पाए एंड बाद में जब उसको ढूंढने गए तो वो डिवाइस वहाँ पे मिली ही नहीं एंड आज दिन तक वो डिवाइस गुम है। प्लस ये भी कहा गया है कि उस डिवाइस का लाइफ स्पैन अराउंड 100 ईयर्स है। तो 1965 तो मतलब 2065 तक वो डिवाइस जिंदा रहेगी। पर मेरे को नहीं लगता कि ये एक वैलिड कारण है, ये तो बस विलेजर्स का कहना है। 2013 में केदारनाथ में जो फ्लड्स आए थे वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से आए थे। क्या इस बार भी हो सकता है कि ये क्लाउड बर्स्ट था? जी नहीं, ये क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो मौसम ही नहीं है जिसमें क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट मोस्टली हैपन्स इन मॉनसून्स, जब बादल उतने भर जाते हैं कि वो फट जाएं एंड इतने बड़े फ्लड्स आ जाएं। तो इस सेकंड कारण को भी रूल आउट कर दिया जा सकता है। पहाड़ों में अर्थक्वेक्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या इस बार भी अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से जो ग्लेशियर की स्नो है वो गिर गई नीचे एंड मेल्ट होते होते उसने ऋषिगंगा में फ्लड ला दिया जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए? तो जी नहीं, ये अर्थक्वेक नहीं था, क्योंकि 7 फरवरी को जिस दिन ये हादसा हुआ सरकार या किसी भी रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने वहां पे अर्थक्वेक डिटेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों अब आते हैं उस कारण पे जिसको मीडिया से बहुत ज्यादा हाइप मिला है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लोफ। अब ग्लेशियर लेक होता क्या है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। कंसीडर कर लो कि ये दो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच की जो जगह है, अब ऊपर से बर्फ गिरती है तो इस बीच की जगह में बर्फ जमा होती रहती है एंड वहाँ पे एक वाटर बॉडी बन जाती है जो एक जमी हुई वाटर बॉडी होती है। तो उस वाटर बॉडी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक। तो उस ग्लेशियर लेक के बॉटम पार्ट से जो टर्मिनल पार्ट होता है वहां से आस्ते आस्ते पानी रिसता रहता है पूरा साल, जिससे हमारे को पानी की सप्लाई मिलती है। अब वही ओपनिंग आने वाले टाइम में बड़ी हो जाती है एंड वो एक रिवर बन जाती है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स और न्यूज मीडिया जो दिखा रहा है कि वो ओपनिंग पहले ही बड़ी होगी, वो फट गया एंड वो ग्लेशियर लेक पूरा फट के पानी का फ्लो नीचे आ गया, पत्थर सेडिमेंट सब कुछ आ गया एंड वो उसने ऋषिगंगा को फ्लड कर दिया। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सबसे पहला फैक्ट, जो रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई हैं उनसे ये फाइंड आउट किया गया कि जहां से वो फ्लड शुरू हुआ वहां पे कोई भी ग्लेशियर लेक नहीं था। अब आप सोच रहे हो कि वो तो पहाड़ है, पहाड़ पे तो बर्फ गिरती रहती है, वहां तो ठंड भी होती है, इतनी ऊंचाई पे बर्फ गिरेगी वहां पे ग्लेशियर लेक तो बने ही होंगे। तो दोस्तों वहां पे ग्लेशियर लेक्स हैं, पर उस पाथ पे कोई भी ग्लेशियर लेक फाउंड नहीं किया गया है एंड जहां पे है वो भी ग्लेशियर लेक्स बहुत पीछे रिट्रीट कर चुके हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा पॉइंट, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है CWC, उनका काम है कि वो मंथली रिपोर्ट्स निकालते हैं ग्लेशियर लेक्स के फैक्टर्स के बारे में या फिर वेरियस वाटर बॉडीज उनका लेवल्स क्या चल रहा है, ताकि एक एनालिसिस किया जाए कि आसपास के विलेजेस को उससे हार्म है कि नहीं है। तो उनका ये कहना है कि ऐसे जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं वहाँ के टर्मिनल से आस्ते आस्ते पानी थ्रू आउट निकलता रहता है एंड वही स्ट्रीम बाद में बड़ी होती है। पर इस पाथ में जो ऋषिगंगा के पाथ में जो फ्लड आया वहाँ पे कोई भी स्ट्रीम फाइंड नहीं की गई है। अब या तो वो स्ट्रीम या तो ब्लॉक हो चुकी थी बहुत टाइम पहले एंड एकदम से फट गई, या फिर वहाँ पे कोई स्ट्रीम थी नहीं कभी। February 6 को जो सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई वहां पे ये देखा जा सकता है बहुत क्लियरली कि बहुत सारे पहाड़ों पे स्नो तो थी पर वो ग्लेशियर लेक्स नहीं थे। पर February 7 को जब वो हादसा हुआ तो वो पहाड़ों की स्नो बहुत पीछे हट चुकी थी, मतलब ऐसा लगता था कि वो शायद पिघल के नीचे आ गई है, पर वो ग्लेशियर लेक्स नहीं थे तो वो स्नो पिघली कैसे? इस टाइम विंटर्स चल रहे हैं, टेम्परेचर पहाड़ों पे 0 डिग्री है, उससे भी नीचे होता है, तो बर्फ का पिघलने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। तो वो बर्फ पिघली कैसे? तो अब देखते हैं कि एवलांच की वजह से ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एवलांच होता क्या है? कोई भी स्टीप पहाड़ पे अगर बर्फ गिरती है तो वो हमेशा लेयर्स में गिरती है एंड जब टॉप लेयर बहुत ही थिन हो जाता है तो वो स्लाइड करना शुरू कर देता है एंड जब वो स्लाइड करता है तो अपने नीचे वाले लेयर्स को भी कुछ हद तक खींच लाता है। इसको बोलते हैं एवलांच या फिर लैंडस्लिप। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरी द हिंदू के एडिटोरियल में छप के आई थी कि एक 0.2 स्क्वायर किलोमीटर का एक हैंगिंग ग्लेशियर था जो क्रैक हो गया एंड वो नीचे गिर गया एंड जब वो नीचे गिरा उस बर्फ के टॉप लेयर पे उसने एवलांच ला दिया, बहुत सारे रॉक स्नो सब कुछ नीचे आ गया एंड उसने हादसा कर दिया। ये एक थ्योरी है जो कुछ हद तक मेरे को सेटिस्फाइंग एंड एक्सेप्टेबल लगती है।
द लास्ट वन, एंड इस रीजन को क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। उत्तराखंड एक बहुत ही डिजास्टर प्रोन एरिया है। 1991 उत्तरकाशी अर्थक्वेक्स, 1998 मलपा लैंडस्लाइड्स, 1999 चमोली अर्थक्वेक, 2013 केदारनाथ फ्लड्स, 2021 जमोली ग्लेशियर बर्स्ट, जिसको अभी तक कोई वैलिड रीजन अभी तक मिला नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमको दिख ही रहा है कि पहाड़ों की स्नो बहुत पीछे तक रिट्रीट कर चुकी है, एंड इस हादसे का प्रॉपर कारण अभी तक भी सरकार को नहीं पता है। बहुत सारी एजेंसीज अभी भी ढूंढने में लगी हुई हैं, पर मेरे हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पहाड़ों की स्नो बहुत पीछे तक रिट्रीट कर चुकी है। अब ये हमारे हाथ में ही है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल करते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज इस रेट पे इंक्रीज की गई हैं उत्तराखंड के एरिया में कि वहां के एरिया उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज को संभाल ही नहीं पा रहा है। तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, कितने लोग वहां पे दब के मर गए, पर उस प्रोजेक्ट की अनुमति दी किसने? अगर स्टेट को पता है कि वो एक नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की वहां पे अप्रूवल ही क्यों दी जा रही है? एंड क्लाइमेट चेंज तो एक ऐसा फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये डे बाय डे बढ़ ही रहा है। हमारा देश काम कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, पॉल्यूशन को कम करने में, पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कहाँ देखा जा रहा है? सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसे नेचुरल एरियाज को संभाल के रखने की जरूरत है, नहीं तो नेचर अपनी जगह बनाना जानता है। तो दोस्तों, ये था मेरे हिसाब से एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या व्यूज है। तो अब अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।